नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। हम आपको 5 मॉडल प्रश्न पत्र सोल्व करवाने वाले हैं। इन पाँचों ही मॉडल प्रश्न पत्रों का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। बड़े क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने की संभावना है। यदि छोटे क्वेश्चन भी आप कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों, ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो बोर्ड द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए हुए हैं, उसी पैटर्न पर आधारित हैं। तो विद्यार्थियों, इस मॉडल प्रश्न पत्र में हमें 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक वही 56 अंक का है। अब इस मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख लेते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अनंत रेखीय आवेश के एकांक लंबाई पर 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर आवेश हैं, उससे 2 मीटर लंब दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमें 1/4πε0 की वैल्यू दे रखी है। अनंत रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 2 लैम्बडा अपॉन में r। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो लैम्बडा की वैल्यू है। लैम्बडा हमें दे रखा है तो यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9 2। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 4 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर अपॉन r। तो r की यहाँ पर वैल्यू है 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में 36 आ गया। 36 गुणा 10 की घात 3 हमारे पास में रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें हम 3.6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। इसमें ब ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कि एक E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन क्या होगा? विद्यार्थियों, हम जानते हैं E बराबर होता है माइनस में dV/dr और यहाँ पर इस E का जो मान है वो 0 दे रखा है। देन dV/dr बराबर 0 आ गया। और किसी भी राशि का अवकलन यदि 0 आ रहा है इसका मतलब है कि वो जो राशि है वो नियत है। वो राशि है वो क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। तो यहाँ पर v नियत रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीटर ब्रिज का तार बना होता है। विद्यार्थियों, जो मीटर ब्रिज है उसमें मिश्र धातुओं का तार बना होता है, कांस्टेंटन का तार बना होगा। इसमें हमें जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें हमें कांस्टेंटन दे रखा है, कांस्टेंटन आपको सही करना है। इसके साथ में और क्या दे रखा है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके साथ में हमें मैग्नीन या यूरेका भी दे रखा है। तो विद्यार्थियों, मैग्नीन और यूरेका से भी मीटर सेतु का तार बना सकते हैं। लेकिन आपको यदि बोर्ड एग्जाम में जो मैग्नीन, यूरेका, कांस्टेंटन ये सारी की सारी मिश्र धातुएं हैं, इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान अल्प होता है और इनसे हम मीटर सेतु का तार बना सकते हैं। लेकिन हमें अलग अलग ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो, वैसे तो जो लास्ट ईयर जो बोर्ड की बुक चलती थी RBSC की, उसमें मैग्नीन, यूरेका और कांस्टेंटन तीनों से ही मीटर सेतु का तार बना सकते हैं लिखा हुआ है, सुस्पष्ट लिखा हुआ है। बट ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें ये ऑप्शन भी सही है। बट यदि ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कांस्टेंटन करके आना है, इसमें ये भी सही हो सकता है। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए विद्यार्थियों। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है
तो कण की राशि जो परिवर्तित होती है, जो राशि चेंज हो जाती है, उसके बारे में हमें पूछा है। तो देखिए लंबवत प्रवेश करता है तो जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है, तो चाल अपरिवर्तित रहती है। हमें ये पूछा है परिवर्तित हो जाती है, तो चाल अपरिवर्तित रहेगी, ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, संवेग चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हर समय चेंज होती रहती है, तो संवेग यहाँ पर चेंज होता जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी शुद्ध प्रेरकत्व L में I धारा प्रवाहित करने पर औसत संचित ऊर्जा होती है। तो देखिए किसी प्रेरकत्व या कुंडली के अंदर संचित जो ऊर्जा होती है वो 1/2 LI² की फॉर्म में होती है। L यहाँ पर स्व प्रेरकत्व होता, I उस कुंडली में से बहने वाली धारा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन को गौर करके देखिए, इसमें द ऑप्शन सही होने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि किसी धातु पृष्ठ पर नीला प्रकाश आपतित हो करने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, परंतु हरे रंग से नहीं, तो निम्न में से किस रंग के प्रकाश से उत्सर्जन संभव है। देखिए रंगों का जो क्रम है VIBGYOR, ये क्रम होता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। यदि मैं न्यू की बात करूं तो ये सबसे कम होता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो न्यू होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि नीले प्रकाश से, कि जो ब्लू कलर का प्रकाश है उससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, लेकिन ग्रीन से नहीं। ग्रीन से नहीं, इसका मतलब ये जो चारों कलर दे रखे हैं इनसे प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इनसे कम वाले रंगों से हो सकता है, तो जामुनी से हो सकता है, बैंगनी से हो सकता है। हमें ऑप्शन में यहाँ पर बैंगनी दे रखा है, लाल से नहीं हो सकता और पीले से भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन से रंग से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? ब्लू कलर से ज़्यादा आवृत्ति वाले कलर से ही होगा। तो ब्लू कलर से ज़्यादा आवृत्ति वाला बैंगनी रंग है, तो बैंगनी रंग से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन धातु के पृष्ठ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखिए आयरन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि वाले जो तत्व हैं उनको यदि हम मिला दें जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ में, तब हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि वाले कौन कौन से हो सकते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम। तो ये सब के सब त्रिसंयोजी तत्व हैं, 13वें वर्ग के तत्व हैं, और इनको यदि हम जर्मेनियम के साथ मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होने वाला है। तो गैलियम मिला सकते हैं, बोरोन मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम मिला सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें आने वाला है। फिर देखिए कि एक एंड गेट प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेटों की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों ये जैसे हमें इस तरीके से सीधा पता नहीं चलेगा, जैसे मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हमारे पास में एक नैंड गेट है। कौन सा गेट है? नैंड गेट है। और इस नैंड गेट से हमें क्या बनाना है? एंड गेट बनाना है। तो हमें क्या, देखो यहाँ से आप निवेश ए और बी लगा रहे हैं, ए और बी के रूप में आप निवेश संकेत। देखिए फिर यदि हम इसी प्रकार से यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट बी का बार मिलेगा। जो भी निवेश संकेत है वो गुणन के रूप में होंगे, फिर उनके ऊपर बार लग जाएगा। यदि फिर से हम इसको किसी नैंड गेट के ऊपर लगा दें, तो नैंड गेट के ऊपर फिर से इसको लगा देते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, और यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार,
इनटू में ए डॉट बी का बार फिर उनका बार। और देखिए जब समान राशियां आपस में गुणा होती है तो ए डॉट बी का बार मिल जाएगा। फिर ये ऊपर वाला मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, सेम राशियां जब आपस में गुणा होती है तो वही आ जाती है। फिर ये एक बार इसके ऊपर पड़ा है, बार के ऊपर जब बार होता है तो हट जाता है तो ए बी आ जाएगा। तो हमें कितने नेंड गेटों की आवश्यकता पड़ी? 2 नेंड गेटों की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। तो विद्यार्थियों ये तो थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों की ओर। देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के अंदर देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान होता है तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। सेल का उपयोग विभवमापी के मानकीकरण के लिए किया जाता है। तो देखिए मानक सेल का उपयोग हम करते हैं, मानक सेल का उपयोग मानकीकरण के लिए करते हैं। देखिए मानकीकरण का मतलब होता है कि जो हमारे पास में, देखिए मानकीकरण का मतलब होता है विभव प्रवणता का मान परिशुद्धता के साथ में निकालना। विभव प्रवणता का मान यदि हम शुद्धता के साथ में निकालें तो मानकीकरण का प्रयोग करते हैं, और मानकीकरण करने के लिए मानक सेल का प्रयोग करते हैं। और मानक सेल के रूप में हम कैडमियम सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम सेल का प्रयोग करते हैं या डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। डेनियल सेल और कैडमियम सेल मानक सेल होते हैं। तो यहाँ पर मानक सेल लिख सकते हैं या यहाँ पर कैडमियम सेल भी आप कर देते हैं तो भी सही होगा। देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम N1 बराबर M12 I2 से पुट कर सकते हैं और यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में E बराबर एक फॉर्मूला और होता है माइनस में M12 DI2 अपॉन में DT और ये होता है E1। तो यहाँ से इसकी विमा निकालेंगे M12 तो E जो कि विद्युत वाहक बल है बट्टे में DI2 बट्टे में DT। तो देखिए ये तो है विद्युत वाहक बल, ये है धारा, ये है समय। तो देखिए इसको मैं W अपॉन में Q से लिख दूं और ये जो Q है ये I पढ़ाई है, ये T पढ़ाई है। तो यहां से W, इस Q को हम लिख सकते हैं I इंटू T, I इंटू T। तो ये I स्क्वेयर हो गया और T से T कैंसिल हो गया। तो W अपॉन में I स्क्वेयर की विमा के समान इसका विमा होगी। तो फाइनली जो इसकी विमा आएगी वो M1 L2 T-2 A-2 इसकी विमा प्राप्त होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि प्रक्रिया द्वारा पीएन संधि का निर्माण होता है। तो देखिए विसरण विधि द्वारा होता है, अपवन भी होता है लेकिन विसरण इसमें प्रमुख होता है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा पीएन संधि का हम निर्माण करते हैं। फिर हमें पूछा गया है कि 1 वर्ड या एक लाइन के अंदर हमें आंसर देना है कि दिए गए चित्र में धारा I का मान होगा। हमें एक जाल दे रखा है, इसमें I की वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ से 0.7 आ रहा है, यहाँ से 1.2 आ रहा है। तो यहाँ से बहने वाली जो धारा है वो हो जाएगी इन दोनों की योग के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.9 एम्पियर आ जाएगा। 1.9 एम्पियर में से 0.8 इधर चला गया, 0.1 इधर चला गया, तो 1.9 में से 0.8 निकल गया, 0.1 निकल गया। तो यहाँ से I का मान आ जाएगा। तो I बराबर हमारे को मिल जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में और एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो वोल्टमीटर में बदलने के लिए तो हम देखिए वोल्टमीटर खुद समांतर क्रम में लगता है, लेकिन धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके, उच्च प्रतिरोध संयोजित करके वोल्ट मीटर बनाते हैं तो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा। क्लियर। और एमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे। धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे, शंट प्रतिरोध संयोजित कर देंगे, शंट प्रतिरोध संयोजित कर देंगे। क्लियर। अब देखिए, तो हमें दो मुख्य बातें यहां पर बतानी थी, वो हमने क्लियर कर दिया है कि धारा मापी को मतलब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे और एमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, जिसे हम शंट प्रतिरोध भी कहते हैं, का संयोजन करके हम एमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, धारा मापी के क्रोड में भंवर धाराओं के प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है। क्रोड को पटलित करके, क्रोड को पटलित करके हम भंवर धाराओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम दीजिए। तो डेविसन जर्मर प्रयोग, डेविसन जर्मर प्रयोग है, वो कण की तरंग प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। फिर है निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, निरोधी विभव की डेफिनेशन क्या है, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट में एक ऋणात्मक विभव होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। तो प्रकाश विद्युत धारा के प्रयोग में, प्रकाश विद्युत धारा के प्रयोग में ऋणात्मक विभव का वह मान, विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त दो मंदकों के नाम लिखिए। तो साधारण जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके साथ में हम भारी जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भारी जल ले सकते हैं, ग्रेफाइट की छड़ें हम ले सकते हैं, इसके अलावा बेरियम की छड़ें भी हम ले सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड की छड़ें यूज में ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयुष याद कर ले, अब आयुष ने कह रही हूं याद कर ले, कुछ चीजें हाल दो। सातवां पार्ट देखिए, इसमें हमें अर्धायु काल तो टी दे रखा है और समय हमें दे रखा है कैपिटल T/2, और ये पूछा है कि इस T/2 समय में रेडियोएक्टिव पदार्थों का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, n/n0 बराबर 1/2 की घात स्मॉल n। ये जो स्मॉल n होता है वो स्मॉल t बट्टे में t मतलब अर्धायुग के बराबर होता है। तो इसको हम n बराबर n0 1/2 और इस 1/2 की घात हमारे पास में स्मॉल t, टोटल जो समय है वो हमारे पास में है T/2।
तो यहाँ से t से t कैंसिल हो गया, इसकी n की वैल्यू आ गई है 1/2, तो 1/2 की घात आ गई है 1/2। तो यहाँ से हम इसको n बराबर पुट कर देंगे n0 बट्टे में √2। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए जो भाग है वो 1/√2 गुणा भाग शेष रह जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि 0.707 n0, तो प्रारंभ में जो संख्या थी उसका 0.707 गुणा रह जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं n बराबर n0 का 70.7% भाग शेष रह जाएगा, इतना हिस्सा इसका शेष रह जाएगा। इस तरीके से भी इसको हम पुट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्र P एवं सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। देखिए ये इस तार्किक द्वार को आप देखेंगे, ये हमारे पास में एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। कौन सा गेट है? एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। फिर यहाँ पर इस सारणी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 0 0 आप निवेश करते हैं तो y पर आपको 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1, 1 1 पर 1। तो यहाँ से ये जो संकेत हमें मिलता है वो और गेट का संकेत है, मतलब और गेट के अंदर जो निर्गत संकेत होता है वो निवेशी संकेतों के योग के रूप में होता है। फिर यहाँ पर y डैश, तो y डैश है वो यहाँ पर y का व्युत्क्रम है, 0 का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, तो ये यहाँ पर व्युत्क्रम प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो गेट होगा वो इस y का व्युत्क्रम हो गया, y का व्युत्क्रम हो गया, इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी का बार, और a प्लस बी का बार नोर तार्किक द्वार में होता है। कौन से गेट में होता है? नोर गेट में होता है। तो ये यहां पर हमारे पास में नोर गेट होगा। विद्यार्थियों, अब हम 50 शब्दों की शब्द सीमा वाले लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए इसमें लगभग आधे से एक पेज भरा जाएगा। हमें पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जो कि C बराबर होता है A/0/d। ये हमें व्यंजक फाइंड आउट करना है। इसका वीडियो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं कुछ जो अलग से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन आपके सामने रखने वाला हूं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो परिणामी धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका वीडियो भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। दो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। कि दो सेल हमने लिए हैं और एक दूसरे के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। जैसे इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2, और यहाँ इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, और ये कैपिटल R प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो E1 प्लस E2 प्राप्त हो जाएगा, और तुल्य जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 प्लस R2 प्राप्त हो जाएगा। हमें तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, दोनों ये समांतर श्रेणी क्रम में है, तो आंतरिक प्रतिरोध सीधा इनका जोड़ हो जाएगा और विद्युत वाहक बल का भी सीधा जोड़ हो जाएगा। यदि ये विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, इस तरीके से भी ये दोनों सेल जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी की स्थिति के अंदर ज्यादा वाले विद्युत वाहक बल में से तुल्य जो विद्युत वाहक बल है वो E1 माइनस, यदि E1 यहाँ पर बड़ा है E2 से, तब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाली स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि अपवन वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर प्राप्त कीजिए, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। ये ओम के नियम का सदिश रूप होता है। अपवन वेग के फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज में लेंगे। Vd बराबर क्या होता है? I अपॉन में ANE। Vd का एक फॉर्मूला हम और भी जानते हैं,
VD बराबर होता है E टो अपॉन में M, E टो अपॉन में M इंटू में E। तो यहां से देखिए दोनों को यदि हम इक्वल पुट कर दें, दोनों को यदि हम इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों ही VD के फॉर्मूले हैं, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, I अपॉन में ANE बराबर E टो अपॉन में M इंटू में E, और I अपॉन में A के स्थान पर हम J पुट कर देंगे, J अपॉन में NE बराबर E टो अपॉन में M इंटू E, और J बराबर हमारे मिल चुका है N E स्क्वायर टो अपॉन में M इंटू में E। और देखिए ये जो राशि है, इस राशि को हम सिग्मा कहते हैं, या 1/ρ होती है, तो J वेक्टर बराबर आ चुका है सिग्मा E वेक्टर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन पूछी है। देखिए स्वप्रेरकत्व का मतलब हो गया, हमें एल की परिभाषा पूछी गई है। किसकी डेफिनेशन पूछी गई है? एल। और देखिए एल का जो फॉर्मूला है E बराबर होता है माइनस में एल DI बाई dt। तो यहां से हमें एल बराबर मिल चुका है माइनस में E अपॉन DI बाई dt। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण से उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तो किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण, एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। फिर देखिए हमें क्या पूछा, एक लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए हम प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला हम निकालें। लंबी प्रणालिका हमें दे रखी है, इस प्रणालिका की लंबाई स्मॉल L है, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N, इसमें से बहने वाली धारा I। तो देखिए हम ये प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, μ0 N I होती है। इसके साथ में देखिए हम N फाई बराबर जानते हैं L इंटू I, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर N फाई, एक अन्य N फाई लिख रहा हूं मैं, N यहां पर फेरों की संख्या और फाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, जो कि B इंटू A के इक्वल लिखा जा सकता है। BA इसको हम पुट कर सकते हैं, BA लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां से इस B का मान मैं पुट कर देता हूं। B बराबर हमारे पास में आ जाएगा μ0 N I, और देखिए इस N को हम कैपिटल N बट्टे में L लिख सकते हैं। तो हमें यहां से N फाई बराबर क्या मिल चुका है, μ0, इस N की जगह हम N रखेंगे तो N स्क्वायर बट्टे में L I इंटू में A। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम इक्वल पुट कर देंगे। 1 बराबर 2 से L I बराबर हमें मिल चुका है μ0 N स्क्वायर I अपॉन में L, I से I कैंसिल हो जाएगा। देन हमें देखिए L बराबर मिल चुका है μ0 N स्क्वायर A अपॉन में L। तो ये हमारे पास में आ गया है किसी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। क्लियर। फिर इसके पश्चात आप देखिए
अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्याओं की दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां समकक्ष रूप में स्थित है, मतलब उनका केंद्र एक ही है, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। एक बार इसका डायग्राम हम आपके सामने रख देते हैं। हमारे पास में इस तरीके से दो वृत्ताकार कुंडलियां हैं। इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इसमें से बहने वाली धारा हम I1 कंसीडर कर लें और इसमें से बहने वाली धारा हम I2 कंसीडर कर लें। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है, व्यंजक हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर छोटी कुंडली के कारण से, छोटी जो वृत्ताकार कुंडली है उसके कारण से हम अन्योन्य प्रेरकत्व देख लेते हैं। तो बड़ी वाली कुंडली में से जब धारा प्रवाहित करवाएंगे तो छोटी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं छोटी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है N1 Φ1 बराबर M12 I2। ये हम जानते हैं कि देखिए छोटी कुंडली जो छोटी वाली है उसके कारण उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है N1 Φ1 बराबर होगा M12 I2। दूसरी कुंडली में से जब धारा प्रवाहित करवाएंगे तो पहली कुंडली के अंदर जो छोटी वाली कुंडली है उसमें चुंबकीय फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम इस N1 Φ1 का मान देख लेते हैं। N1 है छोटी कुंडली में फेरों की संख्या, N1 ही रहने देते हैं। Φ1 इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, तो इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बड़ी वाली कुंडली क्रिएट करेगी, B2 क्रिएट, मतलब ये वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्रिएट करेगी। तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है बड़ी वाली में और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से N1 B2 और कितने क्षेत्रफल में उत्पन्न हो रही है उसको मैं लिख देता हूं A1। तो यहां पर एकदम क्लियर कर लेना कि B1 नहीं आएगा, B2 आएगा। दूसरी कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हम चुंबकीय फ्लक्स हम देख रहे हैं। अब ये आता है कि वह दूसरी जो कुंडली है वो इस अपने केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना क्रिएट करती है, तो म्यू0 N2, म्यू0 Ni होता है तो N2 हो गया, I2 हो गया, बट्टे में 2R। तो ये सब वैल्यू उठाकर हम यहां पुट कर देते हैं। तो N1 Φ1 इक्वल टू N1 B2 की जो वैल्यू है वो म्यू0 N2 I2 अपॉन 2R A1 को आप चाहें तो पाई R स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं या चाहें तो इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं। यह आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को इक्वल पुट कर देंगे, 1 बराबर 2 से। आपको ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसमें लैंग्वेज भी पुट करनी है कि माना हमारे पास में दो कुंडलियां हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्याओं की, दोनों को एक ही केंद्र पर रखा गया है, इनमें से I1 I2 धाराएं प्रवाहित हो रही है, इनमें फेरों की संख्या N1 और N2 हमने ली है। ये सब कुछ लैंग्वेज आपको पुट करनी है। फिर लिखना है पहली कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स इक्वेशन नंबर 1, फिर इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को बराबर पुट कर देंगे, देन हमें M12 I2 बराबर क्या मिल जाएगा, N1 म्यू0 N2 I2 अपॉन 2R इंटू में पाई R स्क्वायर। यहां से I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, M12 बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू0 N1 N2 पाई R स्क्वायर बट्टे में 2R हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त हो गया है। फिर यहां पर 10वां क्वेश्चन देखिए कि कोई 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, हमें अवतल दर्पण यहां पर दे रखा है और 15 सेंटीमीटर हमें इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो R बराबर हमें मिल चुका है 15 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो माइनस में होती है।
10 सेमी और 5 सेमी पर वस्तु रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन प्रकलित कीजिए। तो देखिए हमें पहली स्थिति में, इसके पहले पार्ट में u बराबर दे रखा है माइनस में 10 सेंटीमीटर, और दूसरी जो स्थिति है उसमें u बराबर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। हमें v ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास में दर्पण सूत्र, पहले तो हम f निकाल लेते हैं यहाँ से, तो r/2 माइनस में 15 बट्टे में 2 सेंटीमीटर आ गया। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, तो 1/v बराबर आ गया है 1/f माइनस 1/u। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। f का जो मान है वो है माइनस में 15 बट्टे में 2, u का जो मान है वो हमारे पास में है माइनस में 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ गया। यहाँ से एलसीएम आ गया 30, 2 माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1, तो यहाँ से v की जो वैल्यू है वो माइनस में 30 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई है। फिर देखें m बराबर होता है माइनस में v बट्टे में u, तो माइनस में माइनस का 30 माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया। इसका मतलब माइनस का 3 का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो 3 गुणा आवर्धित, कितना गुणा बड़ा बन रहा है, 3 गुणा। माइनस आ रहा है, इट मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की स्थिति माइनस में 30 सेंटीमीटर पर है ही। अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें u बराबर माइनस में 5 सेंटीमीटर दे रखा है। u बराबर कितना दे रखा है, माइनस में 5 सेंटीमीटर। तो देखिए f माइनस में 15 बट्टे में 2, u बराबर माइनस में 5, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देन यहाँ से हमें 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u वैल्यू पुट कर देते हैं। f का जो मान है वो माइनस में 15 बट्टे में 2, u का मान है माइनस में 5, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो माइनस का 2, इसमें प्लस का 3, तो 1/15 आ गया। v बराबर हमें प्लस में 15 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। यहाँ से आप देखें v प्राप्त हो गया है, u हमें दे रखा है, m बराबर क्या होता है, माइनस में v बट्टे में u। v का जो मान है वो है प्लस में 15 सेंटीमीटर, u का मान है वो है माइनस में 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। दोनों ही स्थितियों में 3 गुना बड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर m का मान प्लस में आ रहा है। इट मीन्स जो प्रतिबिंब है वो आभासी या काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों जो अगला जो क्वेश्चन है देखिए गौर करके, 11वां प्रश्न है कि 2 पतले लेंसों जिनकी क्षमताएं प्लस में 5 डायोप्टर और माइनस में 3 डायोप्टर है परस्पर संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए P1 बराबर हमें दे रखा है प्लस में 5 डायोप्टर, P2 बराबर हमें दे रखा है माइनस में 3 डायोप्टर, और कुल इनकी संयोजन की कुल जो क्षमता है वो P1 प्लस में P2, तो माइनस में 5 प्लस में 5 माइनस में 3, तो प्लस में 2 डायोप्टर आ गई है। हमें F पूछा है कि F कितना होता है। हम एक रिलेशन जानते हैं, P बराबर होता है 1/F। देन यहाँ से F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/P। 1/P की जो वैल्यू है वो है 2 डायोप्टर, तो 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर, जिसे हम 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो इसमें 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या कहा गया है कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण लिखिए। तो देखिए अवतल दर्पण गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के लिए जो समीकरण होती है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये है दर्पण समीकरण। फिर इसमें आगे क्या पूछा है कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंगधैर्घ्य और आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरंगधैर्घ्य की, तरंगधैर्घ्य की। और जो प्रकाश है वो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में आ रहा है? विरल से सघन में आ रहा है। तो जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, तरंगधैर्घ्य भी कम हो जाती है, जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहेगी। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें 13वें क्वेश्चन में पूछा गया निम्न को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों ये भी एक आसान क्वेश्चन है। मरीचिका, मृग मरीचिका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित घटना होती है और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए मरीचिका में तो क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में, जैसे ये हमारे पास में कोई पेड़ है, इस तरीके से ऐसे कोई पेड़ है और यहाँ पर कोई मृग या कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है तो गर्मियों के दिनों में जो वायु होती है वो गर्म होकर थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। तो यहाँ ऊपर आ जाता है सघन माध्यम और नीचे की जो वायु होती है वो विरल माध्यम का निर्माण करती है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो ये सघन माध्यम में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारे तक पहुँचती है और यहाँ पर खड़े व्यक्ति को ये जो प्रकाश की किरण है वो इस पेड़ के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ हो और इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब इसके नीचे दिखाई पड़ता है। तो इस घटना को हम मृग मरीचिका कहते हैं। फिर बात आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि माध्यम के कण क्या करते हैं, जैसे ये माध्यम के कण हैं, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इस प्रकाश को ये पूर्णतः अवशोषित कर लेंगे और फिर चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? फिर देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रदरफोर्ड सोडी का रेडियोएक्टिव विघटन नियम लिखिए, क्षय समीकरण भी लिखिए। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ में जो 15वां क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेडियोएक्टिव तत्व की माध्य आयु उसके क्षयांक के व्युत्क्रम होती है। माध्य आयु को हम टॉ से लिखें तो ये होती है 1/λ के इक्वल। तो देखिए जो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े और बड़े आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्द वाले होंगे। इसमें 1 से 2 पेज तक भरे जा सकते हैं। 1 से 2 पेज तक इनका सॉल्यूशन होगा। देखिए 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए। प्रति इकाई पर लगने वाला जो बल होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd होता है। तो इसका व्यंजक देखिए, ये जो अंतिम जो क्वेश्चन है, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है, ये थोड़े बड़े हैं। इनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए किस अवस्था में ये आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। ये जो बल है वो कौन सी स्थिति के अंदर आकर्षण प्रकृति का होगा, कौन सी स्थिति में प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो देखिए समझ लीजिए कि यदि इन दोनों वायर में से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, समांतर दिशा में जब धारा प्रवाहित होती है, दिशा धारा कैसी हो, समांतर धारा समांतर दिशा में, तो आकर्षण बल लगेगा। तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और यदि प्रति समांतर हैं, दोनों वायर में से एक दूसरे की विपरीत दिशा में धारा क्या हो? प्रति समांतर, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा?
प्रतिकर्षण बल काम करेगा। क्लियर। हमें इसमें विद्युत धारा के मानक मात्रक की परिभाषा पूछिए, 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पूछिए, वो इस सूत्र की सहायता से हम देंगे। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा है, जो कि B बराबर μ0 Ni होता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें 60 डिग्री वाले प्लास्टिक प्रिज्म को पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। न्यूनतम विचलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण हमें फाइंड आउट करना है। विद्यार्थियों, इसमें हमें जो अपवर्तनांक है जिसे हम n से पुट करते हैं √2 दे रखा है, जो कि 1.414 होता है। इसमें हमें सबसे पहले पूछा है, इसके साथ में हमें प्रिज्म कोण A बराबर हमें 60 डिग्री दे रखा है। इसके पहले पार्ट में हमें पूछा है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण हमें पूछा है। न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल m से पुट करते हैं। ये बराबर होता है n-1 इंटू a। तो n की जो वैल्यू है वो है 1.414 माइनस 1 इंटू में 60 डिग्री। देन यहाँ से हमारे पास में न्यूनतम विचलन कोण है वो 0.414 इंटू में 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से इसको हम गुणा कर लेते हैं, 24 हो गया, फिर 8, 24 और हम 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। डेल एम का जो मान है वो आ गया है 24.84 डिग्री। क्लियर। फिर इसके बी पार्ट में हमें सेकंड पार्ट में पूछा है आपतन कोण। देखिए, सारी की सारी जो वैल्यू है वो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करनी है। आपतन कोण जिसे हम I से पुट करते हैं, जो कि A प्लस डेल एम बाई 2 के इक्वल होता है। A की वैल्यू है 60, डेल एम की वैल्यू हम नियरली इक्वल टू 25 ले लें। देन यहाँ पर 25 ले लीजिए या 24.84 ही रहने दीजिए। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया ये हमारे पास में 84.84 बट्टे में 2। तो I का मान आ गया है 42.42 डिग्री। इसके साथ में हमें अपवर्तन कोण पूछा है। अपवर्तन कोण R पूछा है। देखिए, जो स्मॉल r होता है, इसके साथ में स्मॉल r हमें पूछा गया है। स्मॉल r बराबर होता है a/2। तो यहां से स्मॉल r बराबर हमारे पास में आ जाएगा 60 बट्टे में 2, 30 डिग्री आ जाएगा। साथ में हमें लास्ट में पूछा निर्गत कोण E। और देखिए, I और E दोनों बराबर होते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो E का जो मान है वो 42.42 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो ये हमारे को मिल गया है E, ये हमें मिल चुका है R और ये हमें मिल चुका है I, और इसके साथ में हमें इसमें मिल चुका है डेल M। तो ये सब कुछ हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। तो अभिदर्शक लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दूरदर्शी हमें दिया हुआ है, तो FO बराबर हमें दे रखा है 1 मीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो L बराबर 1.05 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से L बराबर हम जानते हैं FO प्लस FE दोनों के मोड के बराबर होती है। FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो कि L माइनस FO के इक्वल हो जाएगी। L की वैल्यू 1.05, FO का मान है 1, देन यहाँ से 0.05 मीटर आ जाएगा। इसे हम 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं।
साथ में हमें देखिए क्या पूछा गया है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो MO बराबर होता है FO अपॉन में FE। तो FO का मान है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर दे रखा है, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर है। FE की वैल्यू है वो 5, तो यहां से 20 इसकी आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अठारहवां क्वेश्चन देखिए कि सीजियम धातु का कार्यफलन, हमें सीजियम धातु का कार्यफलन फाई नॉट इक्वल टू 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। 7 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके साथ में हमें न्यू बराबर दे रखा है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। हम प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रयोग करते हुए हम क्या जानते हैं, K मैक्सिमम इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो हमें यहाँ से K मैक्सिमम पूछा है इसके पहले पार्ट में, तो H न्यू, H यहाँ पर प्लांक नियतांक है 6.62 × 10⁻−34 माइनस H न्यू नॉट। H न्यू नॉट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 × 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, H की जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, ये तो H का मान आ गया। फिर अब जो न्यू का जो मान है वो भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। न्यू की वैल्यू हमें 7 × 10⁻14 दे रखी है। H न्यू नोट का मान हमें ये दे रखा है 2.12 × 1.6 × 10⁻−19। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 6.62 × 7 × 10⁻−20 रह जाएगा, माइनस 2.12 × 1.6 × 10⁻−19 रह जाएगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो देखिए 7 को इससे गुणा करेंगे, 14 हो गया। अब देखिए 14 42 और 1 43 हो गया, फिर 42 और 4 हो गया 46। तो ये आ गया हमारे पास में 46.34 × 10⁻−20। फिर यहाँ से भी इसको गुणा कर लेते हैं, 32 3 हासिल का हो गया, 16 और 3 हो गया 19, 1 हासिल का हो गया, 16 और 2 32 और 1 33। और हम 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, गुणा 10⁻−19। यहाँ से इसको हम 4.634 -3.392 गुणा 10⁻−19 पुट कर सकते हैं। तो ये हमें K मैक्सिमम मिल चुका है। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा 2, 13 में से 9 निकालेंगे तो 4, 6 में से 3 निकालेंगे, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, 1 गुणा 10⁻−19 जूल। ये हमें मिल चुका है K मैक्सिमम का मान। साथ में हमें पूछा है अधिकतम वेग, अधिकतम चाल। तो देखिए K मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो यहाँ से v मैक्सिमम का जो स्क्वायर है वो हमें मिल चुका है 2K मैक्सिमम अपॉन स्मॉल m। देन यहाँ से v मैक्सिमम इक्वल टू हमें मिल चुका है अंडररूट में 2K मैक्सिमम अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू हम पुट करके इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अंडररूट में 2 1.242 गुणा 10⁻−19 बट्टे में 9.1 इंटू 10⁻−31 कैलकुलेशन करेंगे तो v मैक्सिमम की वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में हमें प्राप्त हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड है। प्रकाश विद्युत समीकरण काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो इसके निष्कर्षों की यहाँ पर हमें व्याख्या भी करनी है। देखिए 19वां और जो 20वां जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे, खंड 10 से रिलेटेड होंगे, 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। विद्यार्थी जो 19वां क्वेश्चन है उसमें विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पूछी है, साथ में हमें गाउस के नियम का उपयोग करते हुए आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड आउट करना। इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अथवा में हमें विद्युत आवेश के कोई 2 मूलभूत गुण पूछे हैं। तो आवेश संरक्षित रहता है, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसके अलावा आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। इसके अलावा आप इसका गुण देखें तो आवेश निश्चल रहता है, आवेश निश्चल रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में आप पुट कर सकते हैं। HCl अणु में H+ और Cl- आयनों के बीच की दूरी 2a बराबर हमें 1 एंगस्ट्रोम दे रखी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें पूछा है, तो विद्यार्थियों P बराबर होता है Q × 2a। यहाँ से Q किसी एक आवेश का मान होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 और 2a का मान है 10⁻−10। देन यहाँ पर P बराबर 1.6 × 10⁻−29 कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर होगा। इसके तीसरे पार्ट में देखिए हमें किसी माध्यम के पराविद्युतांक को परिभाषित कीजिए। पराविद्युतांक जिसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, ऐसा ही मात्रक भी हमें पूछा है। ε/ε0, मतलब इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। फिर इसके साथ में हमें इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो ये मात्रकहीन होता है। कैसा होगा? मात्रकहीन होगा। क्लियर? अंतिम क्वेश्चन देखिए कि निम्न दिए गए चित्र में युक्ति अक्ष का नाम लिखिए, साथ में हमें इसकी कार्यविधि भी समझानी है। तो देखिए यहाँ पर आप निवेशी संकेत देखिए कि निवेशी संकेत हमें प्रत्यावर्ती संकेत दे रखे हैं। जब ये अक्ष किसी उपकरण में से गुजरते हैं तो हमें इस तरीके के दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। यदि हम इस तरीके के निवेशी संकेत लगाते हैं तो हमें इस तरीके के संकेत पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्राप्त होते हैं। तो ये जो अक्ष है वो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। हमें ये भी पूछा है इसमें कि दिष्टकरण किसे कहते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि जो प्रत्यावर्ती संकेत होते हैं, प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में बदलने वाला जो उपकरण है उसको हम दिष्टकरण कहते हैं। मतलब जो प्रक्रिया है उसको हम दिष्टकरण कहते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि आवश्यक चित्र भी हमें पूछा है। किसी संधि डायोड का अभिलाक्षणिक गुण, इसे दिष्टकरण के लिए उपयुक्त कौन सा गुण, कौन सा अभिलाक्षणिक गुण? तो ये इसमें से एक दिशीय गुण होता है, एक दिशा में से इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है और एक दिशा में से नहीं होता। देखो इसको आप समझें, यहां पर अग्र बायस में इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, अग्र बायस में इसमें से अग्र बायस से धारा बहती है, धारा प्रवाह होता है, जबकि पश्च बायस से धारा प्रवाह नहीं होता। बायस से धारा प्रवाह नहीं होता है और इस गुण का उपयोग करते हुए ही हम दिष्टकरण में यूज में लेते हैं, दिष्टकारी में इनका प्रयोग करते हैं। अंतिम जो क्वेश्चन है वो है जेनर डायोड क्या है। तो ये भी एक पीएन संधि डायोड होता है जो एक निश्चित पश्च वोल्टता पर तेजी से धारा को प्रवाहित होने देता है।
फिर इसमें आगे पूछा है इन्हें वोल्टता नियंत्रक के रूप में किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, आवश्यक चित्र बनाइए। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये था हमारा पहला मॉडल पेपर। अगले मॉडल पेपर को लेकर हम जल्दी लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।